उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आज के क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत को। तो आज से आने वाले क्लासेस में इन सबको आप लोग सेक्वेंसली समझेंगे और जानेंगे। एक रैपिड फायर है और इसमें हम लोग थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे। शुरुआत करते हैं आधुनिक इतिहास की, और इसे हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में देख रहे हैं, तो आप लोग को चीज़ें आसानी से याद होती जाएंगी। यूरोपियों का जो आगमन होता है भारत में, उसके संदर्भ में पहले बात करेंगे हम लोग। जो बातें डिक्टेटिव होगी मैं उनको ज़्यादा जोर दे करके समझा दिया करूँगा, अदरवाइज़ हम लोग एक ओवरव्यू रीडिंग करते हुए चलेंगे। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध जो है यूनानियों के साथ आरंभ हुए। यूरोप के जो लोग थे यूनान कंट्री के, तो वहाँ के लोगों के साथ सबसे पहले जो है व्यापारिक संबंध शुरू हुए। एशिया का अधिकांश व्यापार अरबवासियों के हाथ में था। अब जो एशिया का जो व्यापार है वो अरबवासी, जो तुर्की है उस साइड का इलाका है, वहाँ के लोगों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इटावली व्यापारियों के अधिकार में था। तो सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा व्यापार जो है शुरुआत होती है यूनान के साथ, बट ये समय बीतता जाता है और ये ट्रांसफ़र होते गया कि अब अधिकांश जो व्यापार है वो चला गया अरबवासी एशिया, और वहीं यूरोप का जो भूमध्य सागरीय इलाका है वहाँ इटावली लोग यानी इटली के लोग के हाथों में ये चला जाता है। जब 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, फिर क्या होता है कि ये तुर्कों ने यहाँ अधिकार कर लिया था। कुस्तुनतुनिया का जैसे ही 1453 में पतन हुआ, यहाँ पे तुर्कों का अधिकार हो गया। 15वीं सदी के दौरान जहाजरानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। तो इस समय प्रगति देख रहे हैं हम लोग किसमें होती है, तो जहाजरानी यानी बोटिंग और जहाज स्टीमर बनाया जाना शुरू हो गया। तो अब लोग आसानी से कहीं आ जा सकते थे जल के माध्यम से, यानी वाटर वेज की सहायता से। पुर्तगाल के राजकुमार थे प्रिंस हेनरी, इनको द नेविगेटर का भी नाम दिया गया है। इन्हीं के सतत प्रयासों से बहुत सारी भौगोलिक खोजें होती हैं। जैसे उन भौगोलिक खोजों में अगर बात करें हम लोग कोलंबस की, कोलंबस साहब 1492 में स्पेन के निवासी थे। ये पहुंचते हैं कहाँ, अमेरिका। निकले थे खोज करने भारत को और पहुंच जाते हैं अमेरिका, और इन्होंने ही अमेरिका की खोज 1492 में कर दी। कहाँ के निवासी थे, स्पेन के निवासी। वहीं पुर्तगाल के निवासी होते हैं वास्को डी गामा। 1497 में ये पहुंचते हैं भारत। चूँकि ये उत्तमासा अंतरीप है जो अफ्रीका महादेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, जो ट्रायंगुलर फॉर्म में आप लोग देखते हैं अफ्रीका महादेश का, वो साउथ अफ्रीका कंट्री, दक्षिण अफ्रीका देश। तो वहाँ केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका में, और उसका चक्कर लगाकर ये भारत के कालीकट तक पहुँचने में सफलता प्राप्त की थी इन्होंने। इन समस्त नवीन खोजों का एकमात्र उद्देश्य क्या था, तो वो था व्यापारिक मार्गों की जानकारी और आर्थिक लाभ। आप लोग जानते हैं कि जब वास्को डी गामा भारत से जो माल ले गए थे, जो वस्तु ले गए थे, उसको उन्होंने 60 गुना मुनाफे पे बेचा था। तो सोचिए कि अगर 1 लाख का सामान अगर उस समय खरीदा होगा उन्होंने, तो वो 60 लाख का बिका होगा वहाँ जाके, यानी 59 लाख फ़ायदा हुआ। कितना ज़्यादा मार्जिन है। भारत के पश्चिम में मलाबार तट पर एक जगह है कालीकट। तो पश्चिम वाला इलाका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल के साइड का मलाबार तट कालीकट है और कोचीन है। और वहीं गुजरात में सूरत है, भरूच है, कैम्बे है। तो ये सभी जो है प्रसिद्ध बंदरगाह थे। तो बंदरगाहों के नाम याद रखने हैं आप लोगों को, कालीकट, कोचीन, सूरत का भरूच और कैम्बे। अब यूरोपवासी में जो आते हैं पुर्तगाली, इनकी बात करेंगे हम लोग। यूरोपवासियों ने जब आना शुरू किया तो वहाँ से सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली।
तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए। उत्तमासा अंतरीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मजीद नामक एक व्यक्ति थे। अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती थे जिन्होंने पथ प्रदर्शक का कार्य किया। किसके लिए? वास्को डी गामा के लिए। क्योंकि वास्को डी गामा यहाँ 20 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह था एक कप्पक डाबू पहुँचते हैं। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहुँचते हैं कप्पक डाबू और यहाँ पे इन्होंने अपना बेड़ा जो है उतारा। अपना जो नाव का बेड़ा था यहाँ पे उन्होंने उतारा। अब यहाँ पे कालीकट के तत्कालीन शासक होते हैं जमोरिन। जमोरिन इनका स्वागत करते हैं, वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं जमोरिन, और भारत से मसाले लेकर के यहाँ से वापस लौटते हैं। कौन? वास्को डी गामा। पूरी यात्रा व्यय निकालने के बाद अधिक मूल्य प्राप्त हुआ उनको, तो बहुत ज़्यादा उनको मुनाफा प्राप्त हुआ। अब यहाँ एक व्यक्ति आते हैं पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। 1500 ईस्वी में भारत पहुँचने वाले ये दूसरे पुर्तगाली व्यक्ति थे। तो पुर्तगाल से सबसे प्रथम जो आए थे वो तो वास्को डी गामा, और दूसरी जो व्यक्ति आए वो थे दूसरे व्यक्ति पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। 1500 ईस्वी में आते हैं। वास्को डी गामा चूँकि पुनः आते हैं भारत 1502 में और आते हैं, फिर यहाँ से वो मसालों का व्यापारी बन के वापस लौटते हैं, क्योंकि यहाँ से वो मसाले ही ले जाते थे। यहाँ हम देख रहे हैं हम लोग फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बारे में, जो वायसराय होते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 तक यहाँ भारत में गवर्नर बन के रहते हैं और ये फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर थे। ही वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर। अल्मेडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। हिंद महासागर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना जिससे व्यापार शांतिपूर्ण हो सके। इन्हें शांत जल नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी का निर्माता भी कहा जाता है। यानी फादर ऑफ जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को कहा जाता है। इन्होंने पूरे हिंद महासागर में अपना आधिपत्य क्षेत्र बनाया और चाहते थे कि यहाँ पे सिर्फ इन्हीं का आधिपत्य रहे। 1508 में अल्मेडा ने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा जो गुजरात का महमूद बेगारा था, मिस्र सेना और तुर्की सेना से एक संघर्ष चला और उस संघर्ष का नाम क्या था? चौल युद्ध। तो चौल युद्ध जो है गुजरात के महान शासक थे महमूद बेगारा, और वहीं मिस्र की सेना थी और तुर्की सेना थी। इन तीनों के बीच एक गठबंधन हुआ और इन लोगों ने अल्मेडा के खिलाफ जंग छेड़ दी। 1509 में इन तीनों शक्तियों को पुर्तगालियों ने पराजित कर दिया। तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि इन तीनों शक्ति को निस्तो नाबूद कर दिया, हरा दिया। उसके बाद देखते हैं हम लोग अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। 1509 से 1515 तक ये रहते हैं और ये सेकेंड पोर्टुगीज गवर्नर थे। नाम क्या है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्मेडा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बने और इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया और कोचिन को मुख्यालय बनाया इसने किसने? अल्बुकर्क ने। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही जो सुल्तान थे उनसे गोवा को जीत लिया और इस तरह से अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया का महत्वपूर्ण जो मंडी है मलक्का पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया। फारस की खाड़ी थी और उसके मुख पर एक जगह है हरमुज। हरमुज पर भी इनका नियंत्रण हो गया 1515 में। पुर्तगाली जो थे भारतीय स्त्रियों से विवाह और विजयनगर के शासक कृष्णदेव से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इन्होंने क्या किया कि यहाँ की महिलाएं जो थी उनसे शादी करके यहाँ अपना वंश बढ़ाना चाहा और कृष्णदेव राय के साथ भी इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था। तो याद क्या रखना है कि आदिल शाही सुल्तान से इन्होंने गोवा को जीता और 1511 के आसपास इन्होंने क्या किया, मलक्का का जो जगह है उसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया।
फारस की खाड़ी के मुख पर है हरमुख जल संधि का नाम आप लोग सुने होंगे। वहाँ भी इन्होंने 1515 तक अपने अधिकार को बहुत ज़्यादा कर लिया। फिर इन लोग का जो पॉलिसी था उस बात पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं भारत के समुद्री मार्ग की खोज कैसे होती है इसके बारे में। यूरोप और भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक जो थे उनसे आर्थिक सहायता लिए थे और इस अभियान पे निकले थे। यह नाविक अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए उत्तमासा अंतरीप पर पहुँचे, फिर हिंद महासागर से होते हुए जंजीबार और वहाँ से पूर्व की ओर बढ़े और फिर भारत के पश्चिमी तट पे कालीकट के बंदरगाह पे पहुँचे। तो इनका जो पाथ रहा, रास्ता रहा, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहले उत्तमासा अंतरीप पे पहुँचना, फिर हिंद महासागर से होते हुए जंजीबार और जंजीबार से पूर्व की ओर चलते गए और भारत के पश्चिमी हिस्से पे पहुँचे। तो जंजीबार याद रखेंगे, उत्तमासा याद रखेंगे, फिर भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है कालीकट का बंदरगाह वो याद रखेंगे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज कैसे कैसे हुई है और कहाँ कहाँ कौन सा महादेश है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये आप लोग देख रहे हैं यूरोप को और ये है एशिया। यूरोप से ये पुर्तगाल कंट्री है यूरोप में जिसका कैपिटल है लिस्बन। तो यहाँ से एक व्यक्ति निकलते हैं और व्यक्ति जो है चलने के लिए तैयार होते हैं भारत आने के लिए तैयार होते हैं। उनका नाम होता है वास्को डी गामा। इनकी यात्रा प्रारंभ होती है जुलाई 1447 में। सोचिए कितना लंबा समय रहा। यात्रा वापसी जब होती है इनकी सितंबर 1499 में, 1498 में पहुँचे होते हैं यहाँ पे। तो यात्रा की प्रारंभ 1447 और वापसी 1499। जब चले होते हैं तो कैसे कैसे पहुँचे हैं इस बात पे चर्चा करनी चाहिए हम लोग को। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब ये आते हैं तो पहुँचते हैं यहाँ पे, ये क्या है, केप ऑफ गुड होप यहाँ पहुँचते हैं। ये अफ्रीका महादेश का ये लास्ट इलाका है। यहाँ नटाल आप लोग लिखे हुए दिख रहे हैं। नटाल के संदर्भ में आप लोग याद कर सकते हैं कैसे, महात्मा गांधी के संदर्भ में कि नटाल में उन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। यहाँ आशा अंतरिप कहते हैं। नवंबर 1947 इसका पुराना नाम उत्तमासा अंतरिप था, लेकिन इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। नवंबर 1947 में इसका नाम बदल करके आशा अंतरिप कर दिया गया है। यही जो है केप मार्ग है, अटलांटिक महासागर से होते हुए ये वास्को डी गामा आ रहे हैं भारत और पहुंचते हैं यहाँ एक जगह है सेंट हेलेना की खाड़ी। तो याद रखना है आप लोगों को सेंट हेलेना की खाड़ी। आशा अंतरिप की खोज 1487 में एक व्यक्ति ने किया था जो था बार्थोलोमेव डियाज। तो आशा अंतरिप की खोज की गई थी 1487 में, यानी वास्को डी गामा के आने के पहले। उस व्यक्ति का नाम था बार्थोलोमेव डियाज और इसे उन्होंने तूफानी अंतरिप का नाम दिया था। ये यहाँ हमेशा तूफान आते रहते हैं, तो ये कैसा अंतरिप है, तूफानी अंतरिप है। फिर वो आगे बढ़े और ये वाला पाथ फॉलो करते हुए पहुँचते हैं भारत। तो यहाँ देखेंगे आप लोग कि पहले वो आते हैं कहाँ, मेडागास्कर से होते हुए ये मोजाम्बिक, मोम्बासा आदि जगहों से होते हुए पहुँचते हैं कहाँ पे, ये भारत के गोवा और कालीकट वाले इलाके में पहुँचते हैं। कालीकट पहुँचते हैं ये 20 मई 1498 को। कालीकट यहाँ बंदरगाह का नाम होता है कपक डाबू बंदरगाह पे पहुँचते हैं। फिर ये वापस जाने के लिए तैयार होते हैं।
तो अगस्त 1498 में ये वापसी के लिए तैयार होते हैं और निकलते हैं। तो मलिंदी मोम्बासा होते हुए जाते हैं। मोम्बासा का नाम आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो एक मूवी है जॉन अब्राहम साहब की, फूड्स। ओके, तो इस फूड्स मूवी में जो विलेन होते हैं बिरुज जमवाल, वो मोम्बासा में पहले रहते हैं, उसके बाद भारत आगमन होता है और फाइट होती है इनकी जॉन अब्राहम साहब से। तो वहाँ से मोम्बासा आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। वापसी में ये पहुँचते हैं फिर से एरोज द्वीप से होते हुए। तो पहले ये एरोज द्वीप पहुँचते हैं, केप ऑफ गुड होप होते हुए, फिर यहाँ केप वर्डे द्वीप है और यहाँ से होकर के एरोज द्वीप फिर पहुँचते हैं लिस्बन, यानी पुर्तगाल के कैपिटल। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोगों को चाहिए।